Hello everyone, this is Deepmala Vadhwani. I have done BTech in Chemical Engineering from IIT Roorkee and I have been teaching physics to JEE and NEET students for the last 4.5 years. So today we'll study refraction in prism. तो आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करा होगा प्रिज्म का अपने स्कूल में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डेविएशन वर्सेस आई का ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो हमारा मिनिमम डेविएशन होता है वो वैल्यू हम नोट करते हैं और उसके बेसिस पे उसके और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के बेसिस पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला n इक्वल्स साइन डेल min प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से और कुछ पॉइंट्स जो कि प्रिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब हम स्टडी करेंगे। तो उससे पहले कुछ हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, प्री रिक्वेस्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं दैट वी मस्ट नो, तो वो पहले देख लेते हैं, फिर हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमें पता होना चाहिए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जब भी हमारा लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो इंटरफेस पे इसका बेंडिंग होगा। बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो रे है वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है या रेयरर से डेंसर में जा रहा है। तो सपोज़ यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और जब ये बेंड किया तो ये आर है। तो स्नेल्स लॉ से आपको पता है इनमें रिलेशन n1 साइन आई इज़ n2 साइन आर, राइट। अब रे वैसे तो अगर मीडियम चेंज नहीं होता था तो वैसे सीधा सीधा जाता, बट अभी ये ब्लैक वाला रे पाथ इसने फॉलो करा है, माना डेविएशन कितना हुआ। तो डेविएशन के लिए हम यदि सॉल्व करें तो दिस एंगल इज़ आई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड दिस इज़ आर। तो डेविएशन हमारा हो जाएगा आई माइनस आर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, डेविएशन इज़ आई माइनस आर, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें पता होना चाहिए वो है ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे मैंने n1 पे I पर रे को भेजा तो n2 में वो R पे एमर्ज कर रहा है। अब हम उल्टा करते थे, हम अगर R एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते n2 में तो यहाँ पर जब वो एमर्ज करता तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I होता। तो ये सेम पाथ रे फॉलो करेगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। और फोर्थ कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो है TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होता है? व्हेन रे गोज़ फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। हमारा रे डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है, तो सपोज दिस इज़ ND, दिस इज़ NR, डेंसर मीडियम, रेरर मीडियम, और यहाँ पर ये इंसिडेंट किया है ना। अब होगा क्या, यहाँ पर बेंडिंग जो होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, डेंसर से रेरर जब जाते हैं। एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू के लिए जो रे है वो इंटरफेस को जस्ट ग्रेस करती हुई जाएगी। उस टाइम पे जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्रीज होगा और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको हम लिखते हैं थीटा सी। अगर हम आर और थीटा सी में रिलेशन लिखें तो स्नेल्स लॉ से दिस रिलेशन वुड बी ND टाइम्स साइन थीटा सी। ND ये डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर इस मोमेंट पे जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो है थीटा सी, ऐसा ही डिफाइन करा है। थीटा सी इज़ NR साइन R एंड R का वैल्यू इज़ 90, साइन 91। तो साइन थीटा सी का वैल्यू आ रहा है NR बाई ND, माना थीटा सी इज़ साइन इनवर्स NR बाई ND। जनरली जो हमारा रेयरर मीडियम रहता है वो एयर रहता है जनरली, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इफ़ NR इज़ एयर, माना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज़ 1, तो थीटा सी जो हो जाएगा वो होगा साइन इनवर्स 1 बाई n डेंसर, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला में डेलमिन और ए आता है, तो उनकी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं वो डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने ये प्रिज्म बनाया, दिस इज़ एंगल ऑफ प्रिज्म और ये बेस है। ये इंसिडेंट रे, दिस इज़ नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे जब प्रिज्म के अंदर गया तो रे जा रहा है एयर से ग्लास में, माना रेयर से डेंसर में, तो जो बेंडिंग होगी वो टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी और ऐसा बेंड कर गया, इसको हमने आर बोल दिया। दूसरे फेस एसी पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम बोल रहे हैं आर डैश। और अभी जो हमारा रे है वो ग्लास से एयर में जा रहा है, माना डेंसर से रेयर में, तो जो बेंडिंग होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमने बेंडिंग करा दी, राइट। नाउ लेट अस कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन आर डैश एंड ए। तो हमें पता है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड सरफेस इज 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 90 माइनस आर। ऐसे ही ये एंगल भी 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 90 माइनस आर डैश। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से वी नो कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180, तो हम वही अप्लाई करते हैं। दिस इज़ ए प्लस 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर डैश इज़ 180, राइट। ये 90 90 180 से कैंसिल हो जाएगा और जो रिलेशन आएगा वो है A is R plus R dash. This is equation 1. Now let us calculate the net deviation. तो यदि रे का पाथ चेंज नहीं होता, यहाँ पर एयर ही रहता, तो रे ये वाला पाथ फॉलो करती थी, रेड वाला। बट अभी ब्लैक वाला पाथ फॉलो किया, मतलब ये डेविएशन है। तो डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा दिस होल एंगल इज़ I और ये R है, तो डेविएशन 1 हो जाएगा I माइनस R, राइट। ऐसे ही जब रे यहाँ पर ग्लास से एयर में जा रही है तो भी बेंड कर रही है, तो यहाँ पर भी डेविएशन हम निकालेंगे। तो अगर ग्लास ही रहता था, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ये वाला पाथ फॉलो होता, बट अभी ब्लैक वाला हुआ है, तो यहाँ डेविएशन आया del 2 यदि हम लिखें तो दिस एंगल इज़ R वर्टिकली ऑपोजिट, R डैश वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और ये पूरा एंगल जो है वो E है, तो हमें del 2 लिखना है, तो del 2 वुड बी E माइनस R डैश, राइट, E माइनस R डैश। नाउ नेट डेविएशन इज समेशन ऑफ इंडिविजुअल डेविएशंस। तो ये जो डेविएशंस हैं ये सेम सेंस में है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, तो ये डेविएशंस ऐसे ऐड हो जाएंगे। तो del 1 इज I माइनस R एंड del 2 इज E माइनस R डैश, तो ये हो जाएगा I माइनस R प्लस R डैश, एंड R प्लस R डैश इज A, तो वी कैन राइट del is I forgot E माइनस R प्लस R डैश। तो ये I प्लस C माइनस R प्लस R डैश, और R प्लस R डैश इज A, तो हो जाएगा I प्लस E माइनस A। ये डेविएशन का हमारा फॉर्मूला आया। अब जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारा एम होता है मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करने का। तो ग्राफ उस टाइम पे ऐसा कुछ आता है, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है। ये ग्राफ का कोई नेम नहीं है, ये पैराबोला नहीं है, बस ऐसा ही शेप आता है, और हमारा एम है मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना। तो हम कोई भी डेविएशन की बात करें, से del नॉट की बात करें, तो एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए देयर आर 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, I1 एंड I2। अब इनका मीनिंग क्या है वो थोड़ा हम एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने ये प्रिज्म बनाया और ए का वैल्यू गिवन है हमको 60 डिग्री, हमने रे को इंसिडेंट कराया यहाँ पे 30 डिग्री पे, यहाँ पर अंदर ही रिफ्रैक्ट हुई, और जब एमर्ज हो रही है तो ये एंगल 45 डिग्रीज है। इस पर्टिकुलर केस में यदि हम डेविएशन लिखें तो इट इज़ I प्लस E माइनस A। I इज़ 30
इज़ 45 एंड ए इज़ 60, तो डेविएशन आ जाएगा 15 डिग्रीज। अब हम क्या करें, सेम प्रिज्म ले रहे हैं बट अभी इंसिडेंट करा रहे हैं 45 डिग्रीज पर, तो ये यहाँ से 45 डिग्रीज पर अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो सेम ये पाथ फॉलो करेगी और जब एमर्ज करेगी तो ये 30 डिग्रीज पर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी। आपने आई पर इंसिडेंट कराया, ई पर एमर्ज कर रही है, अगर आप ई पर इंसिडेंट कराओगे तो आई पर एमर्ज करेगी। तो इस केस के लिए भी जो हमारा डेविएशन आएगा वो फॉर्मूला से आई इज़ 45, ई इज़ 30 एंड ए इज़ 60, वो 15 डिग्रीज आ जाएगा। तो निकल के क्या आया, हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं एक्सेप्ट डेल मिन। सारे डेविएशंस के लिए वील हैव टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस। तो उन एंगल्स का मीनिंग क्या है कि यदि आपने I1 पे रे को सेंड किया है तो वो I2 पर एमर्ज करेगी, या आपने I2 पर रे को सेंड किया है तो वो I1 पर एमर्ज करेगी। और डेलमिन के केस में क्या हो रहा है, डेलमिन के केस में वी हैव जस्ट वन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारे I और E का वैल्यू है वो सेम हो गया है, वो कोइंसाइड कर गया है। तो ये हम लिख सकते हैं व्हेन डेल इज डेल मिन, तो I का जो वैल्यू होएगा वो E के इक्वल होगा। ये वैल्यूज़ कोइंसाइड कर जाएंगी, I और E इक्वल होएगा। तो हम डेल मिन अगर लिखें तो डेल मिन इज़ I प्लस E माइनस ए, E की जगह पे भी I लिख दिया तो ये हो जाएगा 2I माइनस ए, राइट। माना I इज़ डेल मिन प्लस ए बाई 2, हमने ये I कैलकुलेट करा। हमारा एम क्या है, हम स्नेल्स लॉ लिखेंगे ए बी सरफेस के लिए और I और R हम कैलकुलेट कर रहे हैं डेल मिन और A के टर्म्स में, वहाँ पे प्लेस कर देंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्नेल्स लॉ एक बार अगर मैं लिखूँ फर्स्ट फेस के लिए, ए बी फेस के लिए, तो इट इज़ 1 इंटू साइन I इज़ इक्वल टू n इंटू साइन R, राइट। एंड ए सी सर्फेस के लिए यदि हम लिखें तो ए सी सर्फेस पर n इंटू साइन R डैश इज़ 1 इंटू साइन E, n इंटू साइन R डैश इज़ 1 इंटू साइन E। ये पर्टिकुलर केस के लिए डेलमिन के लिए I और E इक्वल है, तो यदि I और E इक्वल हैं तो साइन E और साइन I भी इक्वल होंगे, माना ये वाली वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, तो R और R डैश भी इक्वल होंगे। अभी R और R डैश इक्वल है तो वी नो R प्लस R डैश इज़ A एंड R और R डैश आर इक्वल। मैं R डैश की जगह पर भी R ही लिख दूँ तो R का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा A/2, राइट। अभी जो ये वाला इक्वेशन हमने लिखा है इसमें हम I और R प्लेस कर देते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं क्या आता है। तो n इज़ साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। I की जगह पर लिखा डेलमिन प्लस A/2 एंड R की जगह पर लिखा सिंपली A/2। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का डेरिवेशन हुआ। हमने डेलमिन और A के टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वाला जो केस था ये मिनिमम डेविएशन का था। अभी हम देखते हैं कि मैक्सिमम डेविएशन का केस कैसा रहता है, तो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। ग्राफ से हम देखें कि जब डेविएशन मैक्सिमम होगा, जब डेविएशन हमारा मैक्सिमम होगा तो ये वैल्यूज़ आएंगी। तो एक वैल्यू जो है वो हमारी मैक्सिमम I मैक्सिमम को करस्पॉन्ड कर रही है, इससे ज़्यादा I नहीं हो सकता, और ये वैल्यू जो है वो I मिन को करस्पॉन्ड कर रही है।
अभी हम अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो उस केस में जो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 हो सकता है। 90 से ज़्यादा हम इंसिडेंट नहीं करा सकते हैं। तो आई मैक्स की वैल्यू फिक्स्ड है, आई मैक्स इज़ 90। तो ये हमने प्रिज्म बनाया, ये ए है और हम 90 पर इंसिडेंट करा रहे हैं। अभी 90 पर इंसिडेंट कराने का मतलब है सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हम इंसिडेंट कराएं। तो ये सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। जो रे है वो सरफेस को ग्रेज करते हुए एंटर कर रही है। ओके, तो दिस इज़ 90। यहाँ पर फिर आएगी रे बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई। यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये हमारा एमर्जेंट रे निकलेगा, राइट। दिस इज़ आर डैश, ऐसा होएगा। तो ए बी सरफेस के लिए यदि हम स्नेल्स लॉ लिखें, साइन का आई का वैल्यू 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा, और साइन आर जो आएगा स्नेल्स लॉ से फॉर सरफेस ए बी, साइन आर इज साइन आई अपॉन एन एंड आई इज़ 90। ये हमारा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस की हम अभी बात कर रहे हैं। इट इज़ 90 साइन 91, तो इट इज़ 1/n, 1/n। मतलब उस केस में 1/n इज़ नथिंग बट साइन थीटा सी, राइट। तो इसको हम साइन थीटा सी लिख सकते हैं, माने आर का वैल्यू जो है वो थीटा सी है। अभी आर यदि थीटा सी है तो आर डैश क्या होगा, आर डैश इज़ a minus r and r is theta c, so this would be a minus theta c। और हम अगर एंगल ऑफ एमर्जेंस निकालें अभी, तो एंगल ऑफ एमर्जेंस वापस से स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस ए सी, साइन ए इज n साइन r डैश अपॉन 1, जस्ट साइन n साइन r डैश, राइट। r डैश का वैल्यू हमने बोल दिया a माइनस थीटा सी, तो ये हो जाएगा n साइन a माइनस थीटा सी। तो e आ रहा है साइन इनवर्स n साइन a माइनस थीटा सी, ऐसा हो जाएगा ये, राइट। तो ये वाला जो वैल्यू है ये मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इससे कम हम नहीं इंसिडेंट करा सकते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मैक्सिमम 90 आ रहा है, और उस केस में जो एंगल ऑफ एमर्जेंस होगा वो मिनिमम आएगा और वो वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, इसका अगर हम उल्टा कराते, हम आई मिन पर इंसिडेंट कराते, तो जब रे बाहर निकलता तो वो सरफेस के पैरेलल निकलता, और उसको हम बोलेंगे ग्रेजिंग एमर्जेंस। सरफेस को ऐसा ग्रेस करता हुआ ये एमर्ज करेगा, राइट। तो ये दो केसेस हमने देखे हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंट और ग्रेजिंग एमर्जेंस के। जब भी ऐसा होएगा तो जो डेविएशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अभी हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो प्रिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, फॉर अ गिवन एंगल ऑफ डेविएशन देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, राइट। और अगर हमारा डेविएशन मिनिमम होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, तो एक ही एंगल हमें मिलेगा, सही है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, फॉर गिवन एंगल ऑफ डेविएशन there exist two angles of incidences. ओके, यहाँ पर बस लिख देते हैं एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन at del min, no, when deviation is del min
I and E coincides. Second point, minimum deviation जब होता है when for the case of minimum deviation, ray goes symmetrically. यही हो गया, रे गो सिमेट्रिकली माना एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी. और इसी में ही सब केस इफ द प्रिज्म इज आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस प्रिज्म है तो उसमें क्या हो जाएगा, रे हमारी सरफेस के पैरेलल चली जाएगी. जैसे यहाँ पर आया, ये हम कैसे बोल सकते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे, सॉरी, दिस इज आई, दिस इज ई, और आई और ई इक्वल है. आई और ई इक्वल है मतलब आर और आर डैश भी इक्वल है, तो दोनों को हमने आर बोल दिया. और आर का वैल्यू जो होगा वो a/2 होगा, राइट. तो ये वाला जो एंगल आएगा दिस वुड बी 90 माइनस a/2. दोनों एंगल्स जो आएंगे ये दोनों 90 माइनस a/2 आएंगे. और हम ये एंगल निकालें तो ये दोनों आइसोसेलेस प्रिज्म है तो x ही होगा, तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस a इज़ 180, माना x इज़ 90 माइनस a/2. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, मतलब द रे इज़ पैरेलल टू दी बेस. अगर प्रिज्म हमारा आइसोसेलेस है तो जो प्रिज्म के अंदर रे है, रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बेस के पैरेलल हो जाएगी. ये सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं. फिर हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, कंडीशन देख रहे हैं फॉर विच नो रे इज़ एबल टू एस्केप द प्रिज्म. हम एंगल ऑफ प्रिज्म और थीटा सी में रिलेशन फाइंड करेंगे फॉर विच नो रे इज़ एबल टू एस्केप द प्रिज्म. कंडीशन फॉर विच नो रे is able to escape the prism. ओके, उसके लिए हमें TIR का कॉन्सेप्ट काम में लेना है. तो ये हमने प्रिज्म बनाया. अभी कोई भी रे मुझे चाहिए कि वो एस्केप नहीं करे. दिस इज़ आर डैश, दिस इज़ आर आई, और ये ई हमने ड्रॉ कर दिया. ओके, तो उसके लिए क्या होगा, आर डैश जो है यहाँ से कोई भी रे एस्केप नहीं करना चाहिए, तो आर डैश का जो वैल्यू है दिस शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी. जब ऐसा होएगा तो सारा का सारा रे जो है वो प्रिज्म के अंदर ही आ जाएगा. अब अगर हम बोलें कि जो मिनिमम वैल्यू है आर डैश की वो थीटा सी से बड़ी है, तो बाकी सारी वैल्यूज़ अपने आप ही थीटा सी से बड़ी हो जाएंगी. जैसे हम बोलें कि क्लास में बच्चों ने एग्ज़ाम दिए और सबके जो मार्क्स हैं वो 20 से लेकर के 30 के बीच में, तो मिनिमम 20 है और मैंने एक बेंच मार्क्स सेट करा 15, है ना. तो अगर ये मिनिमम जो मार्क्स हैं बच्चों के वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हैं, तो बाकी के जो सारे मार्क्स होंगे वो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे. तो अगर आर डैश मिनिमम हमारा ज़्यादा है थीटा सी से, तो बाकी सारी वैल्यूज़ जो होंगी आर डैश की वो बड़ी हो जाएंगी थीटा सी से. अभी आर डैश जब मिनिमम है तो हमारा जो आर है वो मैक्सिमम होगा, तो हमने ऐसे लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर डैश. आर डैश तब मैक्सिमम आएगा जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कभी होएगा, आई मैक्स इज़ 90 डिग्रीज. 90 डिग्रीज़ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. अभी स्नेल्स लॉ अप्लाई किया ये सरफेस के लिए, तो 1 इंटू साइन आई मैक्स इज़ n इंटू साइन आर मैक्स, राइट. तो ये हो जाएगा साइन 90 1 बाय n साइन आर मैक्स एंड 1 बाय n इज़ नथिंग बट साइन थीटा सी. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r इज़ थीटा सी. ये हमने यहाँ पर प्लेस करा तो ये हो जाएगा a माइनस थीटा सी इज़ ग्रेटर देन थीटा सी, माना a शुड बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी. तो यदि हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 2 थीटा सी से बड़ा है तो आप कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, कोई भी रे यहाँ पर एस्केप नहीं करेगी. सही है.
एक और कंडीशन हम देखते हैं ए और थीटा सी में, जिसके लिए सारी जो रेज हैं वो एस्केप कर जाएं। कंडीशन ऑन या रिलेशन बिटवीन A and theta c, for which all the rays are able to escape. तो यदि हमें एस्केप कराना है तो आर डैश का वैल्यू थीटा सी से छोटा होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमारा क्रिटिकल एंगल से छोटा होएगा तो फिर हमारा जो सारी रेज हैं वो एस्केप कर जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर भी वही हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि आपने मिनिमम वैल्यू को थीटा सी से बड़ा कर दिया तो सारी वैल्यूज़ बड़ी हो गई। यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू को थीटा सी से छोटा कर देंगे तो सारी वैल्यूज़ अपने आप ही छोटी हो जाएंगी। तो हमें क्या लिखना है, आर डैश मैक्स शुड बी लेस देन थीटा सी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब आएगी तब हमारा जो आर होगा वो मिनिमम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस आर मिन शुड बी लेस देन थीटा सी। आर की मिनिमम वैल्यू तब होएगी जब आई की वैल्यू मिनिमम है स्नेल्स लॉ से 1 इंटू साइन आई इज़ एन इंटू साइन आर, राइट। तो आई मिनिमम तब होगा जब आर मिनिमम होगा। आई की मिनिमम वैल्यू 0, उस केस के लिए आर की भी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आर मिन इज़ 0 माना ए इज़ लेस देन थीटा सी। ओके, तो यहाँ पे थीटा सी और ये 2 थीटा सी है ना। आर डैश की वैल्यू हमारी इक्वल भी होगी तो भी हम बोलेंगे कि ओके ग्रेस करती हुई एस्केप कर गई है, तो यहाँ इक्वालिटी आएगी। अभी थीटा सी से छोटे वाले के लिए कि सारी रेज एस्केप कर जाएंगी, 2 थीटा सी से बड़े वाले के लिए कोई भी रे एस्केप नहीं करेगी। और बीच का जो ये है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए कोई रे एस्केप करेगी और कोई रे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो हमको एक प्रिज्म गिवन है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 6/5 है और हमें गिवन है साइन इनवर्स 5/6 इज़ 56 डिग्रीज। सारी वैल्यूज़ गिवन है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन है इज़ 86 डिग्रीज, राइट। पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे इज एबल टू एस्केप द प्रिज्म थ्रू फेस AC। तो वही हमारा यही वाला प्रिज्म हम हमेशा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर यदि हम केस देखें थीटा सी निकालें तो थीटा सी इज साइन इनवर्स 1/n, n इज 6/5 तो 1/n इज 5/6, मतलब थीटा सी इज 56 डिग्रीज। थीटा सी 56 डिग्रीज है और a का वैल्यू 86 है, तो a इज़ ग्रेटर देन थीटा सी एंड ट्वाइस ऑफ थीटा सी, उससे हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो छोटा है। तो यहाँ पर आई पर डिपेंड करेगा कि जो रे है वो एस्केप करेगी या नहीं करेगी। तभी हमसे पूछा है व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट रे इज़ एबल टू एस्केप। तो हमें एस्केप कराना है, राइट। तो अभी हम देखें कि आई का वैल्यू, जैसे मैं स्नेल्स लॉ लिखती हूँ 1 इंटू साइन आई इज़ n इंटू साइन आर, है ना। और यहाँ पे n इंटू साइन आर डैश इज़ 1 इंटू साइन ई। और एक और रिलेशन हमें पता है r प्लस आर डैश इज़ ए। अब जितना ज़्यादा i का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा r का वैल्यू होगा, और जितना ज़्यादा r होगा उतना छोटा r डैश होगा, और उतना ही छोटा फिर हमारा e होगा, सही है। तो हमें क्या करना है, हमें यदि एस्केप कराना है तो एस्केप कराने के लिए आर डैश जो होना चाहिए
वो हमारा छोटा होना चाहिए थीटा सी से। तो बड़े एंगल के लिए तो ये इंश्योर हो जाएगा, है ना। छोटे एंगल के लिए कैसे करना है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आई जितना छोटा होगा आर भी उतना ही छोटा होगा, आर जितना छोटा आर डैश उतना बड़ा, और उतना ही बड़ा हमारा ई होएगा। सही है। और ई की मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। तो हम उसके लिए आई सॉल्व करते हैं। हम थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री है, ग्रेजिंग इमर्जेंस है, तो आई क्या आएगा, बस उसी थ्योरी को हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो हम उल्टा चलते हैं, ई को 90 लिया, इफ़ ई इज़ 90 तो यहाँ से साइन आर डैश इज़ साइन 90 बाई एन विच इज़ 1 बाई एन एंड एन इज़ 6/5। तो ये हो जाएगा आर डैश इज साइन इनवर्स 5/6 विच इज़ थीटा सी 56 डिग्रीज, राइट। अभी आर डैश का वैल्यू जो है वो 56 डिग्रीज है, तो आर क्या हो जाएगा, ए माइनस आर डैश, ए इज़ 86 माइनस 56, तो इट इज़ 30 डिग्रीज, राइट। अब हम देखते हैं आर की वैल्यू 30 के लिए आई कितना आता है, तो ये आई मिनिमम होगा इस केस में। साइन आई इज इक्वल टू एन साइन आर and n is 6/5, sin r is sin 30 which is 1/2, तो this is 3/5, मतलब i की वैल्यू मिनिमम जो होएगी वो 37 डिग्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर जब डेरिवेशन कर रहे थे तो बहुत सारे वेरिएबल्स थे, तो हमें वो चीज़ को याद नहीं रखना है, हमें बस समझ लेना है कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब वैल्यूज़ होंगी तो कैलकुलेशन बहुत ही ईजी आएगी। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। वी हैव एन आइसोसेलेस प्रिज्म हैज़ वन ऑफ इट्स फेसेस कोटेड विथ सिल्वर। तो एक प्रिज्म है आइसोसेलेस, हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका एक फेस हमने सिल्वर पॉलिश कर दिया है, माना मिरर बना दिया है, राइट। A ray of light incident normally on the other face, तो ये other face which is equal to the silvered face। तो जो आइसोसेलेस साइड्स हैं उन्हीं में से एक को आपने सिल्वर कर दिया और एक पर नॉर्मल इंसिडेंट हम करवा रहे हैं। द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, तो 2 बारी रिफ्लेक्शन हो रहा है ऑन द सेम साइज्ड फेसेस। तो एक तो मिरर बनाया उस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है और एक ये वाले फेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ तो हमें समझ में आ रहा है मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो ये वाला फेस है वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ पे TIR हो रहा होगा, उसकी वजह से जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। एंड देन एमर्जेस थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली। तो हम जैसा बोल रहे हैं वैसा ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है। परपेंडिकुलर इंसिडेंट कराया हमने यहाँ पे 90 डिग्री पर, ये नॉर्मल बनाया, ये रिफ्लेक्ट करी, ये रिफ्लेक्ट करी और यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनाया, और यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये परपेंडिकुलरली आ रही है, एमर्जेस थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली, राइट। और हमसे पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ए हमें सॉल्व करना है कि क्या होगा, दिस इज़ ए। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एंगल ए है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा दिस वुड बी 90 माइनस ए, और ये एंगल फिर से ए हो जाएगा क्योंकि इन दोनों का सम 90 है, राइट। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करें अपना, दिस ट्रायंगल, तो मैं नाम दे देती हूँ ADE, राइट। ADE ट्रायंगल में से दिस इज x, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया a प्लस x प्लस दिस इज 90 प्लस a इज 180, राइट। तो x का वैल्यू आ गया 90 माइनस 2a। अगर ये 90 माइनस 2a है तो ये 2a हो जाएगा। ऐसे ही ये भी 2a रहेगा, ये 90 है
इसको हम लिख सकते हैं आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो 2y प्लस a इज़ 180, माना y इज़ 180 माइनस a बाई 2, दैट वुड बी 90 माइनस a बाई 2, ये 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा और ये x ही रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस 90 इज़ 180, वापस से है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ज्योमेट्री से ही ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। x इज़ 90 माइनस 2a, y इज़ 90 माइनस a बाई 2, और ये 90 उधर गया तो ये 90 हो गया, एक 90 से कैंसिल, तो ये वैल्यू आ रही है 90 इज़ 5a बाई 2, तो ये हो गया 180 बाई 5, राइट, तो a इज़ 180 बाई 5, 36 डिग्रीज। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर में शुरुआत में हमने देखा कि डेरिवेशन कैसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, डेलमिन और ए को यूज़ में करके, और फिर हमने कुछ पॉइंट्स देखे। तो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं कि डेविएशन जब मिनिमम होगा तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा, रे जो होगी वो सिमेट्रिकली इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंस इक्वल है तो रे सिमेट्रिकली पास करेगी, और वही प्रिज्म आइसोसेलेस है तो रे पैरेलल टू द बेस हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। और फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ प्रिज्म अगर 2 थीटा सी से बड़ा है तो कोई भी रे एस्केप नहीं कर पाएगी, एंगल ऑफ प्रिज्म अगर थीटा सी से छोटा है तो सारी रेज एस्केप कर पाएंगी, और इन बिटवीन है तो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। और फिर लास्ट में हमने ये 2 एग्जांपल्स देखे हैं।